नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंखधर और हाजिर हूं आपका मनपसंद प्रोग्राम बोनस पॉइंट लेकर। बोनस पॉइंट की तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए मेरे साथ मुंबई से द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट बता देता हूं आज कौन कौन सी खबरों को संजोया है हमारी टीम ने आपको बताने के लिए। शेयर बाजार की खबर पहली खबर होगी, लेकिन ये रेगुलेटरी साइड से होगी, सेबी की तरफ से होगी। सेबी का स्टॉक ब्रोकर्स के लिए नया निर्देश, ढूंढिए अनक्लेम्ड शेयरों के शेयर धारक। सेबी का ये निर्देश मिला है कि आप ऐसे लोगों को ढूंढिए और उनका अनक्लेम्ड जो शेयर हैं, पैसा है, उनको लौटाइए। दूसरी खबर बीमा एजेंट से जुड़ी, बीमा एजेंटों के कमीशन में फेरबदल, ऐसा क्यों कर रही बीमा कंपनियां, ये टटोलने की कोशिश करेंगे। तीसरी खबर ईवी से जुड़ी है, ईवी पर अब नहीं मिलेगी सब्सिडी, कंपनियों के लिए नई चुनौती। सरकार ने साफ बोल दिया ईवी को अब सब्सिडी नहीं दे सकते। क्यों ऐसा बोला गया, क्या चुनौतियां हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। शेयर बाजार पर चर्चा करेंगे। लगातार शेयर बाजार टूट रहा है, आज एक और दिन गिरावट का था, बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर कब तक टूटेगा शेयर बाजार, चढ़ने के लिए क्या मांगता है बाजार, आज ये सब कुछ जानने की समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे दरअसल ये गिरावट कितनी गहरी है। इसके बाद अमेरिका चलेंगे, वहां एलन मस्क चर्चा में है। चर्चा में दो तीन वजहों से हैं। एक तो ट्रेजरी विभाग का पूरा मामला क्या है ये समझेंगे। दूसरी तरफ एलन मस्क ने कहा है वो ओपन एआई खरीदना चाहते हैं, ऑफर दिया है। तीसरी तरफ टेस्ला की सेल गिर रही है। तो कई चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से एलन मस्क चर्चा में है, तो इसकी भी पड़ताल करेंगे। इसके अलावा खबरें कुछ और भी होंगी, जैसे सरकार डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन को और नेचुरल गैस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, स्टेट के लेबर लॉस के मोर्चे पर क्या चल रहा है, ये सब कुछ भी हम आपको बोनस पॉइंट में बताएंगे। पहली खबर सेबी से जुड़ी, पहली खबर स्टॉक ब्रोकर से जुड़ी। ये बात आपको कितनी चौंकाएगी अगर मैं आपको बताऊं कि सेबी के स्टॉक ब्रोकर्स के अकाउंट में 323 करोड़ रुपए की नकदी ऐसी पड़ी है और 122 करोड़ रुपए के शेयर ऐसे पड़े हैं, 182 करोड़ रुपए के शेयर ऐसे पड़े हैं जिनको लेने वाला कोई नहीं है। इसकी तीन बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली, या तो लोग पैसा रखकर और शेयर रखकर भूल गए। दूसरी, उन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज कर ली जिसकी वजह से ब्रोकर उनको नहीं पकड़ पा रहा। और तीसरी, शायद शेयर धारक की मृत्यु हो गई और जो उसके वारिस हैं उन तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाई। सेबी ने कहा है जो भी कुछ है, वजह कोई भी हो, लेकिन अगर आपके पास ये पैसा पड़ा है तो ये आपका धर्म है, कर्तव्य है कि आप इसको शेयर धारकों तक पहुंचाएं, सही हाथों तक पहुंचाएं। इसके लिए सेबी ने कुछ नियम में बदलाव किया है। अंशुमान जी से यही समझते हैं कि आखिर क्या नियम बदले गए। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि क्या बदलाव किया गया नियमों में, क्या सेबी ने कहा है स्टॉक ब्रोकर्स को करने के लिए। सेबी ने आज एक विशेष चर्चा पत्र जारी किया और इसका मतलब बहुत सारे लोगों से है, निवेशकों से है। खासतौर से भारत में स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के डिमैट करने की प्रक्रिया को लागू हुए लंबा समय बीत चुका है और इस पूरी व्यवस्था के दौरान वो सारे अकाउंट्स मिला लिए गए हैं। लगभग एक दशक का समय आ रहा है जब स्टॉक्स अब डिमैट हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी जो नंबर आपको शोभ ने बताया कि करीब 182 करोड़ की सिक्योरिटीज हैं और 323 करोड़ रुपए के तो कैश हैं, इनके कोई लीगल एयर नहीं मिल रहे हैं या इनके लीगल नॉमिनीज नहीं मिल रहे हैं और इसलिए अब सेबी को इसमें स्टॉक ब्रोकर्स पर सख्ती करनी पड़ी है। कई जगह स्टॉक ब्रोकर्स भी इसे इन शेयर धारकों के शेयरों के असली मालिक को या इस पैसे के असली मालिक को ढूंढने में भी कोताही बरतते हैं। इसलिए सेबी ने अब नए नियम तय किए हैं। पहली चीज तो ये कि यदि कोई शेयर धारक, कोई ब्रोकर शेयर धारक की जानकारी नहीं जुटा पा रहा है और उसको नहीं ढूंढ पा रहा है तो उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, उनके बैंक अकाउंट का डिटेल ढूंढा जाएगा और उसमें पहुंचा दिया जाएगा अगर वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ब्रोकर्स को हर पॉसिबल तरीके से शेयर धारकों को तलाशना होगा और उनसे उनके पास तक उनके शेयर और पैसे पहुंचाने होंगे और इसलिए ये नई व्यवस्था दी गई है। अगर सेबी ने ये कहा है कि अगर ये पैसा एक महीने तक, एक साल तक अनक्लेम्ड रहता है तो ये इन शेयरधारकों के बैंक अकाउंट में जाएगा और अगर ये 3 साल तक नहीं मिलता है, इसका नहीं दिया जाता है या इसका कोई शेयरधारक नहीं मिलता तो इसे फिर सेबी के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में भेज दिया जाए।
बिल्कुल, तो एक नया इंक्वायरी स्टेटस आएगा इनएक्टिव अकाउंट के लिए। ब्रोकर्स पूरी कोशिश करेंगे, 30 दिन तक उसको ढूंढेंगे, उसके बाद उसको अनक्लेम्ड सिक्योरिटीज़ में भेज दिया जाएगा। अगली खबर जो है वो है दरअसल बीमा कंपनियों के जो एजेंट्स हैं, बीमा बेचने वाले जो एजेंट्स हैं, उनके कमीशन से जुड़ी बड़ा बदलाव आने वाला है इंश्योरेंस की दुनिया में। दरअसल आरडीआई ने जब ये रूल निकाला कि जो दावों की राशि है वो बढ़ जाएगी अगर कोई समय से पहले ग्राहक अपना बीमा खत्म करता है, तो उसकी जो राशि है, उसको जो मिलने वाला पैसा है वो उसको ज़्यादा होकर मिलेगा। इससे हुआ क्या कि बीमा कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ा और अब उन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया है इससे निपटने का, वो है कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव। सर, क्या यही बड़ी वजह है कि सारी बीमा कंपनियां बदलाव कर रही हैं स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर में दरअसल बदलाव करके वो कैसे साधेंगी इसको? और ये बड़ी जद्दोजहद है, बल्कि बीमा कंपनियों से बात करने पर पता चला कि उनको अपने एजेंट्स को कन्विंस करने में, समझाने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन अंततः कंपनियों का दावा है कि उन्होंने अपने चैनल पार्टनर्स और एजेंट्स के साथ, करीब करीब 95% एजेंट्स के साथ, अब कमीशन के नए ढांचे पर बातचीत को सहमति तक पहुंचा दिया है। इस नए ढांचे में कमीशन की दरों में थोड़ी कमी की गई है, ऐसा संकेत दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपको याद होगा, पिछले साल सरकार की तरफ से, आईआरडीए की तरफ से एक नियम आया था कि जो पॉलिसी की स्पेशल सरेंडर वैल्यू है, जिसको एसएसवी कहा जाता है, अगर कोई पॉलिसी होल्डर 1 साल के भीतर ही वो पॉलिसी बंद कर देता है तो उसे पहले कोई पैसा नहीं मिलता था, लेकिन उसे अब पूरे 1 साल का प्रीमियम देने का आदेश दिया गया है। और इसके बाद कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर, एजेंटों को इस प्रीमियम के बदले दिए जाने वाले कमीशन पर असर पड़ा है। और इसलिए ये प्रक्रिया पिछले 5-6 महीने से पेंडिंग थी, चल रही थी बीमा कंपनियों के बीच में, कि उन्हें अपने एजेंटों के कमीशन के ढांचे को बदलना पड़ा है। यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली है कि हालांकि अभी सरकार ने इस पर फैसला नहीं किया, जीएसटी काउंसिल भी थोड़ा ऊहापोह में है, सरकार भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रही, लेकिन सरकार पर इस बात का भी दबाव है कि उसे बीमा कंपनियों के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी में भी कमी करनी है। बल्कि जीएसटी काउंसिल की कमेटी इसकी सिफारिश भी कर चुकी है इसे करने के लिए। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनियों के मुनाफे पर, प्रॉफिटेबिलिटी पर और ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उस बात की वो शिकायत कर रही है कि उन्हें इसके लिए बाध्य न किया जाए, नहीं तो उन्हें प्रीमियम बढ़ाना होगा। बीमा क्षेत्र में ये कुछ उथल पुथल चल रही है, और उससे फिलहाल पहली तैयारी के तौर पर कंपनियों ने अपने कमीशंस का, एजेंट्स के लिए अपने कमीशन को रीअलाइन किया है, उनको नए सिरे से स्ट्रक्चर किया है। अब ये कमीशन आने वाले समय में किस तरह से प्रभावित करेगा, इसके लिए हमें कंपनियों के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। जब इनके ताजे नतीजे आएंगे और हमें पता चलेगा कि इनका वास्तविक खर्च कितना कम हुआ या बढ़ा है। ठीक है, कंपनियों की कोशिश दरअसल ये रहेगी कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत जल्दी छोटे छोटे बिजनेस की जगह जो लंबी अवधि की पॉलिसीज हैं उनको रिटेन कराया जाए, उनका रिटेंशन बढ़ाया जाए, ग्राहक लंबे समय तक बीमा कंपनियों के साथ रहें। अगली खबर ईवी से जुड़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है। काम की इसलिए है क्योंकि सरकार ने ये तय किया है कि वो अब किसी भी ईवी कंपनी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी को कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देंगी, यानी कि कोई भी सीधी आर्थिक मदद नहीं देंगी। उनका ये मानना है कि ईवी की इंडस्ट्री को जो शुरुआती मदद चाहिए थी चलने के लिए वो दी गई, और अब जो इंडस्ट्री है वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इससे होगा क्या कि जब ये मदद खत्म होगी तो कंपनियों के पास 2-3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प तो ये होगा कि इस मदद के बराबर की राशि वो खुद एब्जॉर्व कर दें। दूसरी विकल्प ये होगा कि वो ईवी के प्राइजेस बढ़ा दें। तीसरी बड़ी बात समझने की होगी कि इंडस्ट्री पर दरअसल असर क्या होगा इस फैसले का। अंशुमान जी से इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करते हैं। सर, पहला सवाल मेरा यही कि ईवी की कंपनियों की दरअसल उलझन क्या है फिर इस बीच? ईवी स्पेस में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, और जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं, और ये बात मैं कारों की नहीं कर रहा हूं, मैं उन ईवीज की बात कर रहा हूं जिनका आम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें खास तौर से जो 2 और 3 व्हीलर्स, दोपहिया और तेपहिया वाहन, जिसको क्या ई रिक्शा कहते हैं कई हिस्सों में, वहां पर दी जाने वाली सब्सिडी को बंद करने की तैयारी चल रही है। जो मौजूदा स्कीम है, जिसमें केंद्र सरकार ने 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी एलोकेट की थी, जो
अक्टूबर 2024 से शुरू हुई स्कीम है, ये मार्च 2026 में अगले साल खत्म हो जाएगी। नीति आयोग के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों की ताजा मीटिंग हुई है, जिसमें नीति आयोग की तरफ से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अब इसके बाद इस पर सब्सिडी मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी जो तिपहिया वाहन और दुपहिया वाहन है, दुपहिया वाहनों की सब्सिडी में तो तमाम गफलत भी हुई है, कंपनियों ने गलत क्लेम फाइल किए थे, उनके खिलाफ ईडी की जांच भी हुई थी। और जो तिपहिया और जो ई रिक्शा जो अब शहरों में मास ट्रांसपोर्ट के साधन के तौर पर फैल चुके हैं, उन पर भी अब ये सब्सिडी 31 मार्च 2026 के बाद बढ़ने की गुंजाइश फिलहाल नहीं है, जैसा कि संकेत नीति आयोग ने दिया है। और इस वजह से इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होना लगभग तय है। हालांकि कंपनियां इस बात के लिए तैयार हो रही हैं, उसे समझने की कोशिश कर रही हैं, पर सरकार को लग रहा है कि इन वाहनों को के लिए जब तक पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो जाए चार्जिंग का, तब तक इन्हें और ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जानी है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी में कमी का दौर शुरू हो रहा है। चाइना में, यूरोप में और अमेरिका में तो खैर ईवी की पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ही पूरी तरह मुश्किल में फंस गई है। तो भारत में भी बजट पर दबाव दिख रहे हैं, और इसलिए जो दोपहिया और तिपहिया वाहन है उनमें उन पर ये सब्सिडी की आखिरी साल है, और इसके बाद शायद सरकार इस पूरी नीति को चलाने के में इच्छुक नहीं है। सर, एक सवाल यहाँ पर दूसरा सवाल जो है वो ये है कि जो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी लगातार दिक्कत में है, अभी भी उतनी आसानी नहीं होती है ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। देखिए, अगर ग्राहकों के नज़रिए से देखिए, आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी चुनौती है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, खासतौर से जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उसे लेकर सरकार की तैयारियां बहुत परवान नहीं चढ़ी। हमने बहुत असर उसका नहीं देखा। बल्कि नीति आयोग की बैठक में जो प्रमुख कंपनियां शामिल हुई थी, बजाज ऑटो, महिंद्रा, ओला, ओमेगा सिकेई, इन सब ने यह कहा कि सरकार को पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनाना चाहिए। अब यहाँ भी सब्सिडी की दुविधा है। सरकार ने ईवी पॉलिसी में वाहन खरीदने की सब्सिडी पहले दे दी और वाहन सस्ते कर दिए, पर उसके लिए पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। चार्जिंग के लिए बहुत ही लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो भी कारों के लिए तो तब भी थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कुछ शहरों में दिखता है। बाकी वाहनों के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती लगातार बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि यही शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है शुभम, की कई राज्यों ने अपने यहाँ दुपहिया और तिपहिया वाहनों की इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम बिक्री पर सीमा भी लगा रखी है, कैप्स भी लगा रखी है। कई जगह सिटी वाइज कैप्स हैं। जैसे कि इस बैठक में बताया गया कि आगरा, जम्मू, मेरठ जैसे शहरों में लगभग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोपोर्शन अब कुल व्हीकल्स में 60% हो गया। लेकिन कई जगह शहरों के ट्रैफिक को देखते हुए और बाकी जरूरतों को देखते हुए 10 से 20% से ज्यादा वाहनों की छूट नहीं दी जा रही है। तो कंपनियों ने यह भी कहा कि अगर सरकार सब्सिडी हटाना चाहती है और कोई विकल्प नहीं है, तो कम से कम ये जो बिक्री की पर सीमा लगाई गई, इसे हटा दिया जाए, ताकि उनको इकोनॉमी का स्केल मिल सके, वो अपने वाहनों को बड़ी संख्या में बेच सकें। लेकिन यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधा सबसे ज्यादा सामने दिखती है। इन वाहनों की चार्जिंग का क्या होगा? ईवी पॉलिसी को लेकर सरकार के भीतर एक किस्म का रीथिंक चल रहा है, जिसका संकेत हमें अभी नीति आयोग के साथ ईवी कंपनियों की बैठक से मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि सरकारी बैंकों के स्पेस में बड़ी खबर आने वाली है, बड़ा फेरबदल आने वाला है। दरअसल उन बैंकों में जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 95% या इससे ज़्यादा तक है। जी हाँ, देश में 3 बैंक ऐसे हैं, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जहां पर सरकार अभी 95% से ज़्यादा या 95% की हिस्सेदारी रखती है। सेबी का आदेश ये है कि आप 75% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकते किसी लिस्टेड कंपनी में, अगर कोई प्रमोटर ग्रुप है तो। अगस्त 2026 तक ये लागू होना है। ऐसे में आने वाले दिनों में, आने वाले साल में, वित्त वर्ष 2026 में आप देखेंगे कि ये 3 बड़े सरकारी बैंकों की तरफ से शेयर बेचने की कोशिश बाज़ार में की जाएगी। लेकिन सर, सवाल ये है कि बाज़ार जिस माहौल से, जिस तूफान से गुजर रहा है, क्या आपको लगता है इसके जल्दी संभलने की भी उम्मीद अभी कहीं दिख नहीं रही है, चर्चा नहीं चल रही है? क्या आपको लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी ये बैंकों के शेयर इस तूफान में बेचना? शुभम, ये दुविधा पिछले 1 साल से चल रही है, और 3 नहीं बल्कि 5 बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है, इसमें शामिल है, जहां सरकार की हिस्सेदारी लगभग 80%, 79.6% के आसपास है। सेंट्रल बैंक में भी 93% के आसपास की हिस्सेदारी है। सेबी का नियम है कि कोई भी पब्लिक कंपनी की हिस्सेदारी जनता में कम से कम 25% हिस्सेदारी बेची जानी चाहिए। इसमें LIC भी शामिल है, जिसे मई 2027 तक अपने 10% शेयर होल्डिंग को मार्केट में बेचना है, जिसे टाल दिया गया था पिछले साल। तो
इन अगर आप 5 बैंकों को माने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, और इसके अलावा एलआईसी को भी उसमें जोड़ ले, तो ये 6 सरकारी कंपनियों को सेबी के नियम से अभी तक बचा कर रखा था सरकार ने, और लगातार इसका एक्सटेंशन मांगा था। लेकिन अब फिर वो मौका आ गया है जब इन कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी 25% हिस्सेदारी पब्लिक में बांटनी होगी। माना जा रहा है कि करीब 50,000 करोड़ रुपए का वैल्यू होगा इनके स्टॉक्स का, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक का करीब करीब 20,000 करोड़ का होगा। यहां सरकार पब्लिक इशू लाने की स्थिति में नहीं है, कोशिश ये होगी कि इसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बेचा जाए। लेकिन जैसा शुभम ने पूछा, चुनौती है कि बाजार में तेज गिरावट है, पीएसयू स्टॉक्स में तेजी का दौर भी निकल चुका है, और अब बाजार डावाडोल भी है, फंडामेंटल्स भी बाजार के कमजोर हैं। ऐसी स्थिति में क्या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी लेंगे और कितनी बार एक क्यूआईपी करना होगा, यह तय नहीं है। लेकिन इस साल वित्त वर्ष खत्म होने तक ऐसा संकेत मिल रहा है कि इनमें से कुछ बैंकों के लिए इन्वेस्टर्स जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विदेशी निवेशक उखड़े हुए हैं, बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन बैंकों को सेबी के नियम के मुताबिक ढालने और सेबी के नियम के मुताबिक इनको ठोक पीट कर सही करने के लिए, इनकी हिस्सेदारी खरीदने के लिए जिम्मेदारी फिर अंततः भारत के सरकारी और पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर और म्यूचुअल फंड्स पर आएगी। अब इसे या सेबी एक बार फिर से टाल देगी, ये देखना होगा, क्योंकि ये डिसइन्वेस्टमेंट या ये क्यूआईपी डिसइन्वेस्टमेंट लगभग 1 से 1.5 साल से चल रहा है। चलिए, अगली खबर ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी। सरकार घरेलू उत्पादन पर कच्चे तेल के और नेचुरल गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नए एक्सप्लोरेशन पुश पर काम कर रही है। इसके अंतर्गत 10वें ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी राउंड में 25 नए ब्लॉक्स के एक्सप्लोरेशन की बात कही गई है। ये अब तक की सबसे बड़ा निवेश होगा। 1.92 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो इसमें जिसकी बोली मंगाई जाएंगी सरकार की तरफ से। सर, ये जो नई पॉलिसी है, इसमें सरकार क्या क्या खास दे रही है? ये जो अब तक का सबसे बड़ा ड्राइव सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, बोलियां मंगाई जाएंगी, क्या आपको लगता है निजी कंपनियां, विदेशी कंपनियां इसमें रुचि लेंगी, और इसमें क्या सरकार ऐसा दे रही है जो वो आकर्षित होंगी? ये एक और बड़ी कोशिश है। हालांकि अभी तक जो OALLP है, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो कि पुरानी लाइसेंसिंग पॉलिसी NELP, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी का नया संस्करण है, इसमें सफलता बहुत ज्यादा नहीं मिली है। पर ब्लॉक्स के आधार पर अगर आप देखा जाए तो ये सबसे बड़ी ऑफरिंग है सरकार की तरफ से, जिसे कल यहाँ भारत में जारी किया गया था। करीब करीब 13 बेसिन्स में 25 ब्लॉक्स दिए गए हैं, जिनमें से 19 ब्लॉक ऑफशोर हैं जो तट के किनारे हैं। करीब करीब 12 ब्लॉक अल्ट्रा डीप ब्लॉक वाटर है, समुद्र की गहराई में है। कुछ शैलो ब्लॉक्स हैं, और इस बार पहली बार सरकार ने समुद्र के भीतर के ब्लॉक्स को, अल्ट्रा डीप वाटर, शैलो और ऑफशोर ब्लॉक्स को बड़े पैमाने पर खोला है निवेश के लिए, इस उम्मीद से कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और निवेशक यहां निवेश करने की तैयारी करेंगे। हालांकि इससे पहले के राउंड्स में शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल, टोटल जैसी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने नहीं आई हैं, और ये पॉलिसी या ये पूरी पहल भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, जिसे हम आगे समझेंगे। लेकिन एक बार कोशिश और की गई है। भारत सरकार ने ब्रिटिश एनर्जी के साथ कतर के एनर्जी मंत्रियों के साथ भी इस पर बात की है। फिंगर्स क्रॉस्ड है, देखना होगा कि क्या ऐसी स्थिति में, जबकि पूरी दुनिया में खासी उथल पुथल है एनर्जी बाजार में, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की संभावना सीमित हो रही है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तेल उद्योग को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया है। ऐसी स्थिति में निवेशक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की संभावित ग्लट को देखते हुए, ओवर सप्लाई को देखते हुए, भारत की इस पॉलिसी में निवेश करने को तैयार होंगे या नहीं? सर, इसी अगर बात की जाए इस सेक्टर की, तो पुरानी जो पॉलिसीज थी, उनके अनुभव, पिछले अनुभव किस तरह के रहे हैं? भारत
कच्चे तेल पर आत्मनिर्भरता को लेकर गहरी दुविधा में। आपको याद होगा 2014 में कहा गया था कि 2022 तक भारत पर में आयात कच्चे तेल पर निर्भरता को 60% तक घटा दिया जाएगा, लेकिन हुआ ये कि 2023-24 में ये 85% से भी ऊपर निकल गई। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत का अपना भीतरी कच्चा तेल उत्पादन जो भी उपलब्ध है भारत के पास, उसमें कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि कमी हुई है। अगर हम आंकड़े देखें तो 1999 में भारत में करीब 31.95 बिलियन टन के आसपास क्रूड का डोमेस्टिक प्रोडक्शन था, जो 2023-24 में घट ही गया, करीब करीब 29 के आसपास, 29.4 मिलियन टन के आसपास हो गया। तो जो भारत की प्रमुख पुरानी तेल कंपनियां ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, उनके कुएं या तो सूख चुके हैं या उनसे अब तेल ज्यादा निकालने की संभावना नहीं है। और इसलिए पिछले कई सालों से, बल्कि आप कहें कुछ दशकों से, भारत सरकार लगातार एक कोशिश करती रही है कि वो नए तेल ब्लॉक्स खोजती है समुद्र के भीतर और स्थलीय हिस्सों में भी, और उसे निजी कंपनियों को ऑफर करती है निवेश के लिए, लेकिन उनसे भी कोई बड़ा ऑयल रिजर्व या कोई बड़ी ऑयल फाइंड नहीं हुई है। केवल अगर आप एक बाड़मेर के राजस्थान के हिस्से में केन को देख लें, तो ऐसी स्थिति में भारत की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह, खासतौर से पेट्रोलियम ईंधन के तौर पर हाइड्रोकार्बन के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। और इसलिए ये नीति और संवेदनशील हो जाती है। इसकी सफलता पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि अगर इसमें कोई अच्छे ऑयल ब्लॉक निकले और बड़े निवेश आए तो भारत को आयातित ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने में सहायता मिलेगी। अगली खबर जो लेबर रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। नए लेबर कोड को लागू करने से पहले सरकार ने राज्यों से ये अपील की है कि वो जो 9 की रिफॉर्म्स हैं लेबर से जुड़े, श्रम कानून से जुड़े, उनको लागू कर दें। दरअसल 2019-20 से ये कानून अप्रूव्ड हैं, लेकिन अभी तक स्टेट्स के लेवल पर ये डिले हो रहा है और स्टेट्स इनको लागू नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि नया लेबर कोड जब लाया जाए उससे पहले ये कानून लागू हो जाएं। लेबर कोड को लागू करने के पीछे जो कुल मंशा है वो हायरिंग को आसान करना, काम करने वाले लोगों के माहौल को अच्छा करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सहारा देना है। सर, राज्यों को मनाना क्यों पड़ रहा है? ये तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, फिर बार बार केंद्र सरकार को राज्यों के पास क्यों जाना पड़ रहा है कि मान जाइए? हम 19-20 से अब 25-26 में आने वाले हैं। करीब करीब 5 साल हो गए लेबर कोड की तैयारियों को लेते हुए, लेकिन प्रमुख बड़ी राज्य सरकारें और बड़े राज्य इन लेबर कोड के लागू करने पर राजी नहीं हो पा रहे हैं। बराबर श्रम मंत्रालय की तरफ से इस बात की कोशिशें की गई हैं और संकेत भी दिए गए हैं कि राज्यों को मनाया जाए, और अभी फिर वही स्थिति है कि अब सरकार को फिर 9 राज्यों से कहना पड़ा है कि उन्हें लेबर लॉ में बदलाव करने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे हमें पता है कि श्रम कंकरेंट सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र और राज्य दोनों लेबर को रेगुलेट करते हैं, इसलिए राज्य सरकारों के लिए जरूरी है कि वो इन कानूनों को अपने यहाँ अपनी कंपनियों पर लागू करें। सरकार ने 2020 में एक ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन भी किया था नए लेबर कोड पर, जिसमें राज्य सरकारें भी शामिल थी, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार राज्यों को इसे लागू करने के लिए मना नहीं पा रही है। राज्यों की अपनी आपत्तियां हैं, उनके अपने प्रश्न हैं, और इसके अलावा इसको लेकर राजनीतिक रूप से भी, नए लेबर कोड आने के बाद राजनीतिक रूप से भी राज्य सरकारों को इसके नुकसान होने का डर लग रहा है। चलिए, अगली खबर शेयर बाजार से जुड़ी दिन की बड़ी खबर। ये कहानी फिर सही हो गई। कल जो बाजार गिरा उसके आगे की गिरावट आज फिर आई। बाजार खुले फिर टूटे, हालांकि बाद में नीचे से कुछ रिकवरी देखने को मिली, लेकिन मोटा मोटा लबोलबाब यही रहा कि बाजार जब बंद हुए तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 26 पॉइंट की गिरावट के साथ और सेंसेक्स 122 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। कहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट दिखी? तो रियल एस्टेट स्टॉक्स आज सबसे ज़्यादा गिरे। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स जो था वो करीब 3% गिर गया। बढ़त कहाँ दिखी? बैंकिंग शेयरों में, फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों में थोड़ी सी बेटर स्थिति दिखी। गेनर्स में एसबीआई लाइफ, टाटा स्टील, एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। यानी कि देखिए आप, लार्ज कैप में जितने भी दिग्गज थे वो सब बैंक और फाइनेंस कंपनियों से जुड़े थे, जबकि लूजर्स में महिंद्रा, आइशर मोटर, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, ये 3% से ज़्यादा गिर गए। सर, बाजार में कुछ नया नहीं घट रहा है। वही रोज की एक कहानी होती है कि बाजार में आज बड़ी उठापटक थी, उसके बाद बंद लाल निशान में हुए, सुबह तो गिरावट फिर से गहराने लगी थी, तीखी होने लगी थी। पहला सवाल मेरा सीधा यही है कि बाजार में आप क्या तस्वीर बनती देख रहे हैं? अगर हम थोड़े से लंबे समय की बात करें, ठीक है, 1-2 दिन आप छोड़ भी दें, तो महीने भर में, 2 महीने में आपको क्या लगता है किस तरीके की तस्वीर बनती दिख रही है?
शुभम, अब बाजार के आंकड़ों को थोड़ा गहराई से और भीतर से देखने की जरूरत है, क्योंकि अब यहाँ मुंबई में बाजार में निवेशकों के बीच और फंड मैनेजर्स के बीच इस बात की चर्चा है कि वो बाजार के अलग अलग हिस्सों को, ब्रॉडर मार्केट को और निफ्टी और सेंसेक्स को अलग अलग खोलकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वास्तविक रूप से कहीं कोई बेयर प्रेशर या कहीं यहाँ मंदड़ियों का दबाव बनता दिख रहा है। और इसलिए बाजार में अब जो चुनौतियां हैं वो ज्यादा पेचीदा है निवेशकों के लिए भी, और इसे गहराई से समझने की जरूरत है। जैसा आपने बताया कि आज हमने देखा कि वापस खरीद आई, वो खरीद शायद निचले स्तरों पर केवल बैंकिंग स्टॉक्स में दिखाई दी, लेकिन अगर ओवरऑल बाजार की परिस्थिति देखें और बाजार के भीतर जाएं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मंदी का गहरा दबाव हमें दिखाई दे रहा है मार्केट में। सेंसेक्स करीब करीब 12% के आसपास अपने पीक लेवल से टूट चुका है, निफ्टी भी 12% गिर चुका है। तकनीकी तौर पर यह माना जाता है कि अगर कोई मार्केट 20% तक करेक्ट हो जाए तो उसे बेयर मार्केट के तौर पर देखा जाता है। और इस पैमाने पर स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 20% की गिरावट के साथ हमें दिखाई दे रहा है निफ्टी का, और मिड कैप इंडेक्स 18% है, करीब इसके आसपास खड़ा हुआ है। बीएसई का स्मॉल कैप भी 17.5 से 18% गिरा है। निफ्टी का जो नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, जिसमें आने वाली भविष्य की कंपनियां, उनमें भी 22% की गिरावट दिख रही है। ये गिरावट और गहराई से भीतर जाके समझने पर हमें ये दिखाई देता है कि बाजार में जो ब्रॉडर मार्केट में करीब करीब आधे से ज्यादा स्टॉक्स बीएसई स्मॉल कैप के वो गिरावट पर हैं और ऑलमोस्ट 60 से 70% मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में तेज गिरावट है, या 60% और 30% तक का करेक्शन दिख रहा है। बाजार को करीब से देखने पर लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप तो निश्चित तौर पर एक बेयर ग्रिप में चले गए हैं, इनको यहां से निकलने में समय लगेगा। बाकी के ऊपर के इंडेक्स में तेज वॉलेटिलिटी है, तेज उतार चढ़ाव है, और क्योंकि बाजार की अंतर्धारणा मजबूत नहीं है, कई सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं हैं, भारत में मैक्रो तस्वीर फिलहाल अभी अच्छी नहीं, और उसके अलावा ट्रंप के फैसलों का असर पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर रही है। इसलिए बाजार को टिकने के लिए, मजबूती के लिए कोई मजबूत आधार नहीं मिल पा रहा है। सर, रिकवरी के लिए आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो कि बाजार में रिकवरी दिख सकती है? बाजार किस चीज का इंतजार कर रहा है रिकवरी आने के लिए? तात्कालिक तौर पर शुभम, बहुत सारे लोगों से बात की, तात्कालिक तौर पर बाजार को स्थिरता चाहिए रिकवरी से ज्यादा। ये जो वॉलेटिलिटी है ये बेहद खतरनाक और खासतौर से छोटे निवेशकों के लिए, और उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो वैल्यूएशन पहले से ही हाई थे। बाजार फिलहाल अभी अमेरिका की नीतियों में और डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का असर समझने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा कि सरकार के स्तर पर, पॉलिसी मेकर्स के स्तर पर इसको थोड़ा कम तरह आंका गया, लेकिन जैसे ही स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ आए और भारत के नुकसान का आकलन होना शुरू हुआ, मेटल स्टॉक्स में तेज गिरावट देखी गई। तो जब तक ट्रंप के टैरिफ का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर स्पष्ट नहीं हो जाता, कई सारी चिंताएं इसके साथ आ गई, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया, इसके बाद पूरी संभावना है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, ब्याज दरों में कमी की संभावना अमेरिका में और सीमित हो जाएगी, डॉलर में मजबूती रहेगी, और उसका असर भारत में भी दिखाई देगा, और भारत में भी ब्याज दरों में कमी का जो ताजा दौर अभी शुरू हुआ है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे में कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बाजार को टिकने के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। ये प्रार्थना की जा रही है, ये उम्मीद की जा रही है कि बाजार कुछ स्तरों पर आकर स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए, और फिर उस एक रेंज में मूव करता हुआ दिखाई दे। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में जब ऐसे बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स या नेगेटिव ट्रिगर्स काम करते हैं, तो कंपनियों की अपनी भीतरी ताकत बाजार को खड़ा करती है, कंपनियों के अपने नतीजे बाजार को बेहतर करते हैं। उस मोर्चे पर भी इस बार इस तिमाही में नरमी दिख रही है। कंपनियों के नतीजे, कंपनियों की परफॉर्मेंस किसी भी सेक्टर में आप देख लें तो बाजार की उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। छोटे निवेशक बाजार में बने हुए हैं, निवेश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो अब हमें तेज गिरावट दिखाई दी है, खासतौर से 20% तक का करेक्शन हमने स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक इंडाइसेस में देखा है। सेक्टोरल इंडाइसेस में बड़ा करेक्शन देखा है, मेटल में, रियल एस्टेट में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी गिरावट है। इवन आईटी का इंडेक्स जो बेहतर काम कर रहा था उसमें भी गिरावट है। इसका असर हमें छोटे निवेशकों के सेंटीमेंट पर आने वाले समय में पड़ता दिखाई दे सकता है, खासतौर से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। तो वहां से भी एक चिंता बनती दिख रही है कि अगर ये तेजी और ये गिरावट है, उतार चढ़ाव लंबा चला, तो जो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा आ रहा है उसे आने में भी, उसके लिए भी अब आने वाले समय में चिंता दिखी। निचले स्तर से जो सर खरीदारी दिख रही है, जैसे बाजार जब भी टूटता है नीचे कोई ना कोई सेक्टर, कुछ ना कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां बाइंग दिख रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
बैंकिंग में बाइंग दिखी, और बैंकिंग में बाइंग सामान्य रूप से ऐसा होता है कि जब बाजार तेजी से करेक्ट होता है तो वैल्यू बाइंग के लिए या बॉटम फिशिंग, आप जो भी शब्द का इस्तेमाल करें, वहां सबसे सुरक्षित बेट बैंक हो जाते हैं, सरकारी बैंक हो जाते हैं, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आज जो हमने रिकवरी देखी देखी जो इंस्टीट्यूशनल की बाइंग आई थी, क्योंकि नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर या बाकी ट्रेडर तो अपना हाथ उंगली कंधा तक जलाया बैठा था, तो ये जो बाइंग आई वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आई, और वो भी सेंसेक्स को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आई, या कहीं कहीं मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए थे और जिनमें अच्छी उम्मीद दिखाई दे रही थी, तो वो दिखाई देगी। ये तो प्रक्रिया बाजार में चलेगी, बॉटम फिशिंग भी होगी, वैल्यू बाइंग भी होगी। लेकिन अगर आप सेक्टोरल ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करें, जहां ब्रॉडर मैक्रो पिक्चर के आधार पर या कंपनियों के अपने परफॉर्मेंस के आधार पर बाजार में तेजी होती है या बाजार में खरीद होती, वो मामला अभी उलझा हुआ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा पैक जहां से बाजार दरअसल उठता है, और कंज्यूमर का पूरा पैक। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात बाजार में आज ये दिखाई दी लोगों से बात करते हुए, कि हमने बजट में कंजम्पशन के लिए प्रोत्साहन देखा। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की इनकम टैक्स की रियायतें दी, माना गया कि कंजम्पशन के स्टॉक्स को या कंजम्पशन सेक्टर को थोड़ी सी मदद मिलेगी, लोगों की खपत बढ़ेगी। इसके अलावा रियलिटी सेक्टर के लिए भी थोड़ा बहुत फायदा बजट से दिखाई दिया, और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी से दिखाई दिया, पर उन सब ने भी बाजार के मूड को, मिजाज को या इसकी अंतर्धारणा को मजबूत नहीं। सर, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये वॉलेटिलिटी लगातार चल रही है, बाजार में गिरावट भी है, पिछले 3 4 5 में अभी हमने ग्राफिक्स दिखाया कि 6 महीने में बाजार गिर गया। म्यूचुअल फंड्स में सर इनफ्लोज क्यों नहीं डेंट हो रहे हैं? फिर अगर अभी आज एमफी का डेटा आया, जनवरी में म्यूचुअल फंड का जो इन्फ्लो है वो 39,687 करोड़ का रहा है, जो बीते 6 महीने में सबसे ज़्यादा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी नेट बाइंग, मतलब जो ग्रॉस है वो तो 7,000 करोड़ से ज़्यादा है, बट नेट बाइंग भी 5500 करोड़ से ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है सर फिर? अच्छा है, मतलब ये शुभ संकेत है कि भारत के निवेशक बाजार में इस उतार चढ़ाव के बीच में म्यूचुअल फंड में अपना निवेश बनाए हुए हैं, और यही वो एक उम्मीद की पतली सी किरण है जो बाजार को इस गिरावट में थामे हुए है। क्योंकि विदेशी निवेशक तो रोज बिकवाली करके निकल रहे हैं। रुपए में गिरावट के बाद विदेशी निवेशकों के रिटर्न, उनके आर्बिट्राज में आने वाले समय में और ज्यादा गिरावट होने वाली है। ऐसी स्थिति में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, और ये जो 60-70 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टेबल फंड अवेलेबल है, यही बाजार का सहारा बना हुआ है। लेकिन बात ये हमें देखना होगा कि गिरावट कितनी गहरी और कितनी लंबी है। जैसे इस महीने जो हमें गिरावट दिखाई दी, अभी जो पिछले 3 4 हफ्तों में गिरावट दिखाई दी, इसका असर में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर आने वाले समय में दिखाई देगा। पर यह भारत के संदर्भ में बेहद दिलचस्प और सूक्ष्म बात समझने वाली है कि भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले अधिकांश लोग अपने सरप्लस का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा कि बाजार के भीतर लोग मानते हैं। और वो ऐसे एक्टिव इन्वेस्टर्स नहीं है या उस तरीके के लोग नहीं है जो म्यूचुअल फंड की स्टॉक ट्रेडर्स की तरह सीधे फायदा उठाते हो। तो लोग चूंकि भारत की अपनी बचतों के हिस्से के तौर पर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, और उन्हें लंबे समय तक निवेश करने की सलाह दी जाती है, कम से कम 1.5-2 साल तो अपना फंड रोक कर रखते हैं, 18 महीने से 2 साल तक। तो इसलिए इस फंड का फ्लो अभी भी बना हुआ है, पर फिर भी निवेशकों को लगातार ये बात की सलाह दी जा रही कि अपने फंड्स को सही ढंग से चुनें। पर स्मॉल कैप और मिड कैप में जो तेज गिरावट हमें दिखी, इसका असर हमें जरूर आने वाले 1-2 महीनों में इन सेगमेंट से जुड़े हुए, स्मॉल कैप और मिड कैप से जुड़े हुए फंड्स हैं, उनमें निवेश पर जरूर पड़ता दिखाई देगा। सर, रिटेल इन्फ्लेशन का भी आंकड़ा आया है आज शाम को ही। पता चला है कि 5 महीने के निचले स्तर पर आ गई है रिटेल महंगाई, 4.31% के स्तर पर। जनवरी में जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो 4.31% का रहा है। सब्जियां सस्ती हो गई हैं, जिनकी गिरावट सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखें 26% थी दिसंबर में, जनवरी में 11.35% रह गई। दालें सस्ती हो गई हैं। फूड प्राइसेस में जो गिरावट आई है उसकी वजह से इन्फ्लेशन ईज आउट हुई है। बाजार के लिए शुभ संकेत, और आरबीआई के अगले कट की पृष्ठभूमि क्या कुछ बननी तैयार होगी? आरबीआई के अगले कट को इन्फ्लेशन उतना प्रभावित नहीं कर रही है शुभम, जितना रूपी की कमजोरी प्रभावित कर रही है। ये आंकड़ा लंबे समय के बाद फूड इन्फ्लेशन में हमें कुछ सेगमेंट्स में कमी दिखाई दी है। लेकिन अभी भी जो पेन पॉइंट है फूड इन्फ्लेशन के, जैसे अगर आप ऑयल फैट्स की इन्फ्लेशन देखें तो दहाई के अंक में करीब 15 से 16% के आसपास बनी हुई है। फ्रूट्स की और वेजिटेबल की इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, 11% के आसपास है। पल्सेस में एक तेज गिरावट आई है, और पल्सेस की कीमतें बाजार में भी कम नहीं हुई हैं। कल हमने अपने कार्यक्रम में पल्सेस को लेकर दालों पर बात भी की थी। अनाज की कीमत 6%, 7% के आसपास की इन्फ्लेशन दिखा रही है। उम्मीद है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, क्योंकि हमारे पास एक हार्वेस्ट सामने खड़ी है।
खरीफ की, जिसकी हार्वेस्ट अब मार्च अप्रैल से बाजार में आना शुरू करेगी। और सरकार के स्टॉक के आंकड़े भी जो हमारे पास आए हैं वो थोड़े आरामदेह हैं। इस बार सरकार का खाद्यान्न भंडार ठीक है। तो ऐसी स्थिति में खाद्य महंगाई पर थोड़ी लगाम लगती दिखाई दे सकती है। इस महंगाई के आंकड़े में सर्विसेज की भी, कुछ सर्विसेज की इन्फ्लेशन में भी कमी आई, जो मैं आंकड़ा देख पा रहा हूँ उसमें क्लॉथिंग्स की भी और कुछ सर्विसेज की इन्फ्लेशन में भी कमी आई है। कोर इन्फ्लेशन भी कम है, लेकिन अभी इस ट्रेंड को और करीब से स्थापित होते और स्थिर होते हुए आने वाले समय में देखना होगा। चलिए अब चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में मस्क बड़ी चर्चा में है। मस्क के चर्चा के कई कारण हैं। पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी जो बनाया गया, जो मस्क का डिपार्टमेंट था, उस पर क्या गफलत हुई, क्या हुआ, वो जानते हैं। सबसे ताज़ा निर्णय क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं, और फिर इसके सहारे पीछे का सब कुछ अंशुमान जी से पूछेंगे कि शुरू से अंत तक अब तक हुआ क्या। हुआ ये है कि एक फेडरल जज ने टेम्परेरी रिस्ट्रिक्ट किया है एलन मस्क को के डिपार्टमेंट को यूएस ट्रेजरी के डेटा में एक्सेस करने से। सर, ये तो सबसे ताज़ा बात हुई, ठीक है। अब क्या मस्क ने कहा था, एक्सेस क्यों मना किया जा रहा है, एक्सेस में दिक्कत क्या है, ये सब कुछ एक बार आप जरा सिलसिलेवार तरीके से बता दीजिए। अब तक मस्क और सरकार के इस डिपार्टमेंट और ये यूएस ट्रेजरी के डेटा का डॉट जोड़ दीजिए, हुआ क्या दरअसल। अमेरिका अपने इतिहास की सबसे अनोखी और सबसे विचित्र सरकार देख रहा है। अमेरिका में ऐसा आमतौर पर नहीं हुआ। इसे आप ऐसी कल्पना करें कि कोई एक ऐसा देश है जिस देश का ट्रेजरी सिस्टम है, जिससे पेमेंट्स किए जाते हैं। हमें पता है ट्रेजरी सिस्टम के बारे में, भारत में हर राज्य के और केंद्र के ट्रेजरी सिस्टम है। उनके पैरेलल निजी लोगों को बुलाकर एक मंत्रालय बनाया जाए और उस मंत्रालय से कहा जाए कि उस ट्रेजरी सिस्टम में एक्सेस करे, और ऐसा ही हुआ। एलन मस्क के का जो डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको डीओजी कहा जाता है, उसने एक फैसला किया। उस फैसले के तहत उसने अमेरिका के ट्रेजरी सिस्टम में खर्च के मॉनिटरिंग के लिए एक्सेस किया, और उसे एक्सेस दिया गया। और ये देखा गया, ये जानने की कोशिश की डीओजी ने। एलन मस्क बार बार कह रहे थे कि अमेरिका के ट्रेजरी सिस्टम में भ्रष्टाचार है, उसे जांचने के लिए कि वो पैसा कैसे कहां जाता है। ये मामला लगभग किसी निजी कंपनी के, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अमेरिका की ट्रेजरी में दखल जैसा मामला था, और ये मामला बढ़ा, इसने तूल पकड़ा, कई राज्यों में इसकी शिकायत हुई, और फिर एक फेडरल जज ने ट्रेजरी में इस एक्सेस को रोक दिया और कहा कि इससे जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जिन लोगों की, जिन्हें ट्रेजरी से पैसा मिलता है, चाहे वो लाभार्थी हो या बाकी लोग हो, उसको पर भी खतरा है, और ये संवैधानिक व्यवस्था के तौर पर भी ठीक नहीं। एलन मस्क एग्रेसिव हैं और उन्होंने इसके खिलाफ एक पूरा ट्विटर पे अभियान छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि बड़ा फ्रॉड हुआ है। एलन मस्क ने कहा कि करीब $100 बिलियन पर ईयर का फ्रॉड किया गया है। पिछली सरकारों ने गलत लोगों को पेमेंट किए और उन्हें हम इससे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। करीब करीब 19 डेमोक्रेटिक स्टेट अटॉर्नीज ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लीगल सूट फाइल किए हैं कि ये फेडरल लॉ का उल्लंघन है, जिसमें कि एक प्राइवेट लोगों से बनाए हुए विभाग को या डीओजी को अमेरिका के ट्रेजरी सिस्टम में दखल की छूट दी गई है। अब वहां सीधा अमेरिका का जो जस्टिस सिस्टम है और डीओजी या जो ट्रंप की पूरी टीम है, उसके बीच में अब आमने सामने सीधा वार शुरू हो गया। आप करीब से देखें तो लगातार एलन मस्क जुडिशरी पर भी, जुडिशरी सिस्टम के भ्रष्ट होने का और वो भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे, इसके आरोप वो लगा रहे हैं। खतरा यह है, चर्चा यह है कि चूंकि ट्रंप ने अपने सिस्टम से इसमें एक्सेस किया है, तो लोगों को खतरा है कि इसमें कई तरीके के बग या बाकी और अनसिक्योर्ड इंफॉर्मेशंस भी अंदर प्लांट किए जा सकते हैं, जो जिससे आने वाले समय में और ज्यादा जोखिम सिस्टम के लिए बन सकता है। अब ये अपने तरीके का अमेरिका के इतिहास का पहला विवाद है, शुभम, जिसमें यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में वित्तीय संकट या वित्तीय चुनौती आ सकती है, क्योंकि ट्रंप की टीम, डीओजी और वहां की अदालत अब आमने सामने खड़ी हो गई है। क्या चुनौती दिख रही है फिर आपको इससे बनती अमेरिका में? अमेरिका में माना जा रहा है कि लोग ये चर्चा कर रहे हैं और वहां पर तमाम जो विश्लेषण आ रहे हैं, माना जा रहा है कि ट्रंप ने कोई एक नया कोड ट्रेजरी के पेमेंट सिस्टम में डाला है, जिसमें सिक्योरिटीज फ्लॉज हो सकते हैं और ये हैकर्स के लिए प्रोन हो सकता है। ऐसी बात जो अटॉर्नीज हैं उन्होंने अदालत में बताई है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। दूसरा ये कि इससे जो ट्रेजरी सिस्टम में से फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे देश में अलग अलग विभागों में लोगों को, वो रुक सकता है और इससे एक वित्तीय संकट भी
खड़ा हो सकता है, ऐसी बात अमेरिका के विश्लेषक अपनी चर्चाओं में बता। सर, मस्क ओपन एआई को क्यों खरीदना चाहते हैं? एक ये भी चर्चा है मस्क को लेकर कि उन्होंने इन्वेस्टर्स के साथ 97.4 अरब डॉलर का एक ऑफर किया है कि हम ओपन एआई को खरीदना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ये पुराना झगड़ा है मस्क और सैम अल्टमैन के बीच, और ये लड़ाई सामने आनी ही थी। एलन मस्क शुरुआत से सैम अल्टमैन के ओपन एआई का विरोध करते रहे और मानते रहे कि ये ओपन एआई ओपन नहीं है, या ये कॉमर्शियल पर्पस से बनाया गया है। सैम अल्टमैन और उनकी कंपनी जो अपने लैंग्वेज मॉडल बना रही, उन्हें बेच रही और उनसे रेवेन्यू कमा रही, जबकि इसे फ्री और ओपन एआई होना चाहिए। और अंततः ये झगड़ा इस स्तर पर आ गया और कि अल्टमैन की कंपनी को टेक ओवर करने के लिए एलन मस्क ने $97 बिलियन का ऑफर कर दिया। हम आपको अपने पिछले कार्यक्रमों में बता चुके हैं कि अल्टमैन की कंपनी वित्तीय मुसीबत में है। डीप सीक के आने के बाद वैल्यूएशन में भी गिरावट का खतरा है। कंपनी के ब्रेक इवन का लक्ष्य 2030 तक बढ़ा दिया गया है। डीप सीक के सॉल्यूशन सस्ते हैं। इन सब के बीच ट्रंप, जो कि इस समय पावरफुल है और माना जा रहा है कि एक तरह से वो डेमी गवर्नमेंट है अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर, उन्होंने अब खुला मोर्चा सैम अल्टमैन के ओपन आई के खिलाफ खोल दिया है। हालांकि ट्विटर पर या एक्स पर जो चर्चा चल रही है उसमें अल्टमैन ने इस बिड को या इस कोशिश को नकार दिया और ये कहा है कि हम एक्स को, यानी पुराने ट्विटर को, $9 बिलियन में वापस खरीद सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, क्या मस्क ये सरकार में और इसमें सब में इतना उलझ गए हैं कि जो उनका कोर बिजनेस था टेस्ला वाला, वहाँ तो सर पूरे यूरोप में सेल गिरे पड़ी है, वहाँ पर कुछ नहीं ध्यान दे रहे हैं, वहाँ क्या दिक्कतें हैं? ये एक दिलचस्प घटनाक्रम है। ट्रंप की सरकार में मस्क बेहद ताकतवर है, तो सरकार का हिस्सा है, इतना बड़ा विभाग चला रहे हैं जो सीधे ट्रेजरी सिस्टम में दखल कर रहा है। लेकिन 2024 की डिलीवरीज में तेज गिरावट आई है, टेस्ला की बिक्री में भी गिरावट आई है। उनकी जो पब्लिक पर्सोना है, या वो जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हैं, माना जा रहा है कि उसका असर भी टेस्ला के ग्राहकों पर दिख रहा है। टेस्ला की बिक्री में तब गिरावट दिखाई दे रही है जब हम ओवरऑल यूरोप के और अमेरिका के ईवी मार्केट में तेजी या मांग बेहतर होती देख रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं ईवी मार्केट के अंदर ये चर्चा है कि टेस्ला अब क्रेडिबिलिटी और ब्रांड की लॉयल्टी के चैलेंजेस को आने वाले समय में फेस करेगी, क्योंकि ट्रंप की सरकार आने के बाद मस्क अब एक एंटरप्रेन्योर की भूमिका से निकलकर एक पूरी तरह पॉलिटिशियंस की भूमिका में आ गए हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका आज चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। चलते चलते आपको एक छोटी सी खबर अभी आई है मेरे मोबाइल पर, मैं आपको बता देता हूं कि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था नए कस्टमर ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग पर, वो हटा दिए। तो कल आपको इस पर कोटक महिंद्रा बैंक पर नज़र रखनी चाहिए, कुछ खरीदारी दिख सकती है। फिलहाल आज के बोनस पॉइंट में इतना ही। कल फिर आऊँगा नई खबरों के साथ, अंशुमान सर के साथ विश्लेषण के लिए। नमस्कार।